नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के सागर यूनिक स्टडी में। तो दोस्तों, मैं सीटेट का 2015 का संस्कृत का पेपर सोल्व करा रहा था, जिसमें मैंने 52 तक के जो क्वेश्चन है वो सोल्व करवा दिए थे। तो आज हम 52 से आगे के जो क्वेश्चन हैं यानी 53 से जो स्टार्ट हैं, तो वहाँ से हम शुरू करेंगे और प्रत्येक क्वेश्चन को जो है अच्छी प्रकार से समझते हुए एक्सप्लेन उसकी हिंदी करते हुए समझेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज की क्लास। और एक महत्वपूर्ण बात देखिए, जब तक सीटेट एग्ज़ाम की डेट नहीं आ जाती है कि कंफर्म डेट क्या है, सीटेट एग्ज़ाम कब तक होगा, कब होगा, तो तब तक जो है आपकी जो क्लास है वो अब एक दिन छोड़ करके आएगी। ठीक है, और अब जो टाइमिंग हो गई है क्लास की होगी 4 बजे। आप जो है इवनिंग में शाम को 4 बजे हमारी जो क्लास है संस्कृत की वो देख सकते हैं। ठीक है, और आप क्या करते रहिए, आप जो अपनी तैयारी को बनाए रखिए। जितनी भी क्लासेज मैंने करा दी हैं, यदि आपने वो सब देख ली हैं तो उनको एक बार फिर से दोबारा देख लीजिए, उनका रिवीजन करते रहिए। नहीं तो आप जो है उन्हें भूल जाएंगे, फिर आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो उनको भी देखते रहिए, ये मत सोचिए कि वो आप जो है आपको सब कुछ जो है वो आ गया है, तो उनको जरूर देखते रहिए जो भी पीछे मैंने करा दिया है। जितने भी क्लासेज हैं, जितने भी मैंने जो है कंटेंट दिया है सीटेट के एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो हिंदी का हो चाहे वो संस्कृत का हो, तो सभी क्लासेज आप जो है दोबारा से देख लीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी करें, कमेंट करें, और अपने साथियों में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास में जो 53वां क्वेश्चन है वो पूछा गया है भाषा की शिक्षा नीति से। तो हमें पूछा गया है कि भारतस्य भाषा शिक्षा नीति ज्ञायते। तो क्वेश्चन में पूछा गया है भारतस्य, भारत की भाषा शिक्षा नीति ज्ञायते जानी जाती है। तो भारत की भाषा शिक्षा नीति जानी जाती है। फर्स्ट ऑप्शन है शिक्षाया अधिकार रूपेण, शिक्षा के अधिकार के रूप में। सेकंड ऑप्शन है बहुभाषिकतावाद रूपेण, बहुभाषिकतावाद के रूप में। तीसरा ऑप्शन है त्रिभाषा सूत्र रूपेण, त्रिभाषा सूत्र के रूप में। और लास्ट ऑप्शन है मातृभाषा शिक्षण रूपेण, मातृभाषा शिक्षण के रूप में। तो सही आंसर इसमें कौन सा होगा? तो देखिए, जो भारत की जो भाषा शिक्षा नीति है वो जानी जाती है किसके रूप में? त्रिभाषा सूत्र के रूप में, 3 भाषा सूत्र के रूप में। तो आंसर होगा यहाँ पर सी वाला ऑप्शन। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ त्रिभाषा सूत्र का मतलब क्या है। तो देखिए, जो भारत की भाषा शिक्षा नीति है उसमें जो है ये तय किया गया था कि जो विद्यालय हैं, विद्यालयों में जो बच्चे हैं, जो छात्र हैं, उनको जो है 3 भाषाओं का ज्ञान जो है कम से कम दिया जाए। एक जो है जो शास्त्रीय भाषा जैसे संस्कृत हो गई, दूसरा राष्ट्रीय भाषा जैसे हिंदी, और तीसरा यूरोपीय भाषा जैसे इंग्लिश। इन तीनों भाषाओं का जो ज्ञान है वो जो है विद्यार्थियों को दिया जाए। और इसी को क्या जाना जाता है? इसी को जो है त्रिभाषा सूत्र के रूप में जाना जाता है। संस्कृत, हिंदी और इंग्लिश, इन तीनों भाषाओं को जो है 3 भाषा सूत्र के रूप में जाना जाता है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? सी वाला ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54 क्वेश्चन है भाषा अधिगम है। भाषा का अधिगम प्रभावशाली, बहुत ही प्रभावशाली होता है यदा जब विद्यार्थी। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है भाषा का अधिगम प्रभावशाली होता है जब विद्यार्थी। फर्स्ट ऑप्शन है नियमात प्रयोगम प्रतिगस्ती, नियम से प्रयोग की ओर जाता है। सेकंड ऑप्शन है अर्धग्रहणात रूपम प्रतिगस्ती, अर्थ ग्रहण से रूप की ओर जाता है। तीसरा ऑप्शन है क्रमबद्ध रीतिया, क्रमबद्ध रीति से व्याकरणगत नियमान, व्याकरणगत नियमों को जानता है, यानी क्रमबद्ध रीति से जो व्याकरणगत नियम है उनको जानता है। और लास्ट ऑप्शन है रूप ज्ञानात प्रयोगम प्रतिगस्ती, रूप ज्ञान से प्रयोग की ओर जाता है। तो सही आंसर कौन सा होगा? तो देखिए, क्वेश्चन आपने समझ लिया है, भाषा का अधिगम प्रभावशाली होता है। तो कब होगा भाषा का अधिगम प्रभावशाली? तो जब होगा जब विद्यार्थी हैं वो क्या करेंगे, वो अर्थ ग्रहण से रूप की ओर जाएंगे। ठीक है, यानी कि अर्थ ग्रहण करते हुए क्या करेंगे, वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो आंसर कौन सा होगा? बी वाला ऑप्शन होगा कि अर्थ ग्रहण से रूप की ओर जाता है। ठीक है, आखिर की जो भी वो पढ़ रहा है आखिर उसका जो रूप क्या है। ठीक है, तो आंसर कौन सा होगा? बी वाला ऑप्शन हो जाएगा कि भाषा अधिगम जो है प्रभावशाली होता है जब विद्यार्थी अर्थ ग्रहण से रूप की ओर जाता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 है छात्राणाम लेखन पुस्तिका, छात्रों की लेखन पुस्तिका यानी जो कॉपी होती है को अवलोक्य देखकर शिक्षिका तई उनके द्वारा कर्तानाम किए गए त्रुटियों का संकलन या एकत्र करोति करती है। छात्रों के लेखन पुस्तिका को देखकर
शिक्षिका उनके द्वारा की गई त्रुटियों का संकलन करती है, त्रुटियों का जो है क्या करती है, एकत्र करती है। अनंतरम इसके बाद में कस्यापि किसी का भी नाम का उल्लेख न करके तत्त्रुटीनाम उन त्रुटियों के ऊपर कक्षा में चर्चा करती है। एवं सा इस प्रकार वह किम करोति क्या कर रही है। एक बार फिर से समझिए क्वेश्चन को। छात्रों की लेखन पुस्तिका को देखकर यानी कॉपी को देखकर शिक्षिका उनके द्वारा की गई त्रुटियों का संकलन करती है, यानी कि जो त्रुटियाँ हैं उनको क्या करती है, एकत्र करती है। और इसके बाद किसी का भी जो है नाम का जो है उल्लेख नहीं करती, यानी किसी का भी नाम नहीं लेती है कि भाई तुमने जो है ये गलती की है। तो क्या करते हो, किसी का भी नाम ना ले करके वो जो त्रुटियां हैं, ठीक है, जो भी बच्चों ने जो छात्रों ने त्रुटियां की हैं उन त्रुटियों के ऊपर कक्षा में चर्चा करती है। तो इस प्रकार से वह क्या कर रही है। फर्स्ट ऑप्शन है कथम त्रुटि न भवेत इति पाठयति, कि कैसे त्रुटि नहीं होनी चाहिए वो ऐसा पढ़ा रही है। सेकंड ऑप्शन है कथम शुद्ध लेखनम, कैसे शुद्ध लेखन भवेत होना चाहिए इति पाठयति, ऐसा पढ़ा रही है। सी ऑप्शन है प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक प्रदान करोति, प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक प्रदान कर रही है। और डी ऑप्शन है लेखनार्थम विचाराण प्रस्तुति, कि लिखने के लिए विचार प्रस्तुत कर रही है। तो सही आंसर इसमें कौन सा होगा। तो क्वेश्चन आपने समझ लिया है कि छात्रों की जो कॉपी है उसको देखकर तो शिक्षिका क्या कर रही है, उनके द्वारा जितनी भी की गई त्रुटियां हैं उनको क्या करती है, वो एकत्र कर रही है। जिस भी छात्र ने जो त्रुटि की उसको क्या कर लिया, उसने एकत्र कर लिया, इकट्ठा कर लिया। उसके बाद में वो किसी भी छात्र का नाम नहीं ले रही है क्लास में। और उसके बाद में क्या कह रही है, उसके ऊपर जो छात्रों ने त्रुटियां की हैं उनके ऊपर वो क्या कर रही है, डिस्कस कर रही है, चर्चा कर रही है। ठीक है, तो इस प्रकार वो क्या कर रही है, तो देखिए इस प्रकार वो जो कर रही है वो प्रतिपुष्टि प्रदान कर रही है। छात्रों क्या कर रही है, प्रतिपुष्टि प्रदान कर रही है, फीडबैक दे रही है। ठीक है, क्योंकि जो छात्रों ने जो भी गलतियाँ की हैं, ठीक है, जो छात्रों ने क्या की हैं, जो भी गलतियाँ की हैं वो उनका क्या कर रही है, उनका समाधान कर रही है। वो उनमें जो है क्या कर रही है, उनका फीडबैक दे रही है कि जो छात्र हैं अब उनको जो क्या करें, अब जो बाद में उन गलतियों को फिर नहीं करेंगे, उन पर क्या कर देंगे, उन पर जो है अच्छे से उनका फीडबैक जो है जो शिक्षिका वो दे देती है। तो जो छात्र हैं, छात्रों की जो त्रुटियां वो क्या हो जाएंगी, वो संशोधित हो जाएंगी। ठीक है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा इसमें, सी वाला ऑप्शन हो जाएगा कि वो क्या कर रही है, वो प्रतिपुष्टि प्रदान कर रही है कि भाई आपने जो है ये गलतियाँ की हैं। ठीक है, वो किसी का नाम नहीं ले रही है, कक्षा में नाम अनाउंस नहीं कर रही किसी भी छात्र का। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन इसमें हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 यदा प्रथमतया बाला, जब पहली बार बच्चे विद्यालय में आगच्छन्ति, विद्यालय आते हैं, तदा तब ते वे मातृभाषा सम्यक, मातृभाषा को सही प्रकार से वदन्ति बोलते हैं। एतत् सूचयति यत्, यह सूचित करता है कि जब पहली बार जब जो बच्चे हैं वे विद्यालय आते हैं तब वे मातृभाषा को सही प्रकार से बोलते हैं। यह सूचित करता है कि, तो यह क्या सूचित करता है, क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि जो बच्चे हैं जब वे पहली बार यानी कि सबसे पहले जब वे विद्यालय आते हैं, पहली बार विद्यालय जब आते हैं तो वे मातृभाषा को सही रूप में क्या करते हैं, बोलते हैं। तो यह क्या सूचित करता है। फर्स्ट ऑप्शन है तेषाम एकस्या भाषाया तस्या व्याकरणस्य च ज्ञानमस्ति, कि उन्हें एक भाषा का और क्या अर्थ होता है, और उनके व्याकरण का ज्ञान है। सेकंड ऑप्शन है ते एकस्या, वे सभी एक भाषा के सर्वविधि कौशलान, सभी प्रकार के जो कौशल हैं यानी कि सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना ज्ञातवंत जानते हैं, उन्हें जो है जो भाषा के जो एक भाषा के सभी कौशल हैं वो ज्ञात हैं। सी ऑप्शन है कथम पठनीयम लेखनीयम इति ते जानन्ति, कैसे पढ़ना चाहिए और लिखना चाहिए ऐसा वे सभी जानते हैं। डी ऑप्शन है तेषाम भाषाया, उनका जो उन्हें भाषा का अधिक ज्ञान की आवश्यकता नास्ति, आवश्यकता नहीं है, उन्हें भाषा के अधिक ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। अब इसमें सही आंसर कौन सा होगा। तो क्वेश्चन आपने समझ लिया कि जो छात्र हैं जब वो पहली बार, ठीक है, क्या करते हैं, विद्यालय वो आते हैं तब वे मातृभाषा को सही प्रकार बोलते हैं। ठीक है, आपको भी पता है जब विद्यालय पहली बार बच्चे जाते हैं, उनका न्यू एडमिशन होता है तो मातृभाषा को अच्छी प्रकार से जानते हैं। तो ये क्या बताता है, ये सूचित क्या करता है, तो देखते हैं इसमें नीचे से देखते हैं डी से कि उन्हें जो है
क्या भाषा के अधिक ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। तो देखिए जो फोर्थ ऑप्शन है वो तो होगा नहीं कि उन्हें भाषा के अधिक ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। तो देखिए बच्चे हैं, अभी न्यू न्यू एडमिशन हुआ है, तो भाषा के ज्ञान की तो उन्हें आवश्यकता होगी। तो डी वाला आंसर इसलिए नहीं होगा। और साथ ही आप जानते हैं क्वेश्चन किस प्रकार का पॉजिटिव क्वेश्चन है और इसमें नास्ती है, तो नास्ती ना क्या है, नेगेटिव टैग वर्ड है, तो ना वाला तो वैसे ही नहीं होगा, तो डी वाला नहीं होगा। अब देखते हैं सी वाला की कथम पठने में लेखने में इति तेजानंती, कैसे पढ़ना चाहिए और लिखना चाहिए ऐसा जानते हैं। क्या जब बच्चा पहली बार विद्यालय जाएगा क्या उसे ये पता है कि उसे कैसे पढ़ना और कैसे लिखना है, तो बिल्कुल नहीं पता है, ठीक है। तो सी वाला ऑप्शन तो बिल्कुल भी नहीं होगा। अब देखते हैं बी कि ते एकस्य भाषाया सर्वविध कौशलान ज्ञातवंत है, कि उन्हें जो है एक भाषा के सभी प्रकार के जो कौशल है यानी सुनना बोलना पढ़ना लिखना वो सब ज्ञात हैं, वो सब उन्हें आते हैं। तो आप सभी जानते हैं कि जो बच्चे होते हैं उन्हें जो है सिर्फ सुनना और बोलना दो कौशल जो है वो जानते हैं, उन्हें वो जो है दो कौशल क्या है उन्हें ज्ञात हैं। इसके अलावा पढ़ना और लिखना उन्हें जो है ज्ञात नहीं होते, उन्हें नहीं जानते हैं, ठीक है। यहाँ पर किसकी बात की गई है, चारों कौशलों यानी कि सभी कौशलों की बात की गई है, तो इसलिए जो है बी वाला ऑप्शन भी नहीं होगा। अब देखिए ए वाला ऑप्शन कि तेसाम एकस्य, यानी कि उनका जो है एक भाषा का तस्या और उनके क्या करते हो गया और उनके व्याकरण का ज्ञान है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर ठीक होगा कि उन्हें जो है एक भाषा का और उसका जो है व्याकरण का ज्ञान होता है। देखिए फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है, कि उन्हें जो है एक भाषा का और उसके व्याकरण का क्या होता है, उन्हें ज्ञान है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि उन्हें व्याकरण का ज्ञान जो है मतलब व्याकरण ज्ञान में वो निपुण होते हैं, ऐसा नहीं है मैं कह रहा, ठीक है, लेकिन उन्हें जो कुछ व्याकरण का ज्ञान होता है। आप सभी जानते हैं कि जो छात्र होते हैं, जो मतलब बच्चे होते हैं, वो क्या जब वो बोलते हैं तो उसमें क्या करते हैं, उसको एक सीक्वेंस में बोलते हैं, क्रम में बोलते हैं। जैसे उन्हें कोई भी सेंटेंस बोलना होता है कि मम्मी मुझे खाना दो, है ना, वो ऐसा नहीं कहते कि खाना मुझे दो मम्मी, मतलब घुमा फिरा कर नहीं कहते, एक सीधे रूप में वो कहते हैं, क्रम से उसमें कहते हैं, ठीक है। तो थोड़ा बहुत मतलब उन्हें जो है उस भाषा का क्या होता है, व्याकरण जो है व्याकरण का ज्ञान होता है, थोड़ा बहुत व्याकरण को वो जानते हैं, बस इसका इतना सा मतलब है, ठीक है। तो उन्हें जो है एक भाषा का और उसके व्याकरण का क्या होता है उस समय ज्ञान हो चुका होता है। तो आंसर हो जाएगा ए वाला ऑप्शन। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57। और अगर क्लास अच्छी लग रही है, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। बहुत सारे हमारे साथी ऐसे हैं कि वीडियो को देख कर चले जाते हैं, लाइक नहीं करते हैं, ठीक है। तो लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर भी क्या कीजिए वीडियो को। आइए देखते हैं 57 क्वेश्चन। 57 क्वेश्चन में पूछा गया है शिक्षित निष्कर्ष प्राप्त करने के लिए, पठनार्थम पढ़ने के लिए, चर्चार्थम चर्चा करने के लिए, चिंतनार्थम चिंतन करने के लिए, तर्क वितर्कार्थम च और तर्क और वितर्क करने के लिए, विचाराण दातुम विचार देने के लिए छात्र आहुता छात्रों को बुलाया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन में यह पूछा गया है कि शिक्षित निष्कर्ष प्राप्त करने के लिए, पढ़ने के लिए, चर्चा करने के लिए, चिंतन करने के लिए, तर्क और वितर्क करने के लिए और विचार देने के लिए छात्र को बुलाया जाता है, ठीक है। अब छात्रों को कौन बुलाया, कोई शिक्षक या शिक्षिका, ठीक है। किम एतत् कथयितुं शक्यते, तो इसे जो है क्या कहा जा सकता है। फर्स्ट आइए देखते हैं ऑप्शन क्या है। तो देखिए इसमें जो पहला ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है, वो है नकारात्मक समीक्षा, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन में पूछा गया है कि शिक्षित निष्कर्ष प्राप्त करने के लिए, चर्चा करने के लिए, ठीक है, और जो पढ़ा है उसका जो क्या करने के लिए, पढ़ने के लिए, पठनार्थ यानी पढ़ने के लिए, तर्क वितर्क करने के लिए, विचार देने के लिए छात्रों को बुलाया जाता है। तो ये क्या है, ठीक है। तो देखिए नकारात्मक समीक्षा तो नहीं होगी क्योंकि इसमें कोई भी जो है नकारात्मकता की बात तो की नहीं गई है। बी ऑप्शन देखते हैं समीक्षात्मक शिक्षण प्रविधि। तो देखिए अभी ये सही हो सकता है ना, समीक्षात्मक शिक्षण प्रविधि यानी कि क्रिटिकल पैडागोजी, यानी कि थोड़ा सा जो कठिन शिक्षण विधि होती है वो। सी ऑप्शन है गंभीर चिंतनम। तो देखिए क्वेश्चन आपने देखा है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि शिक्षित निष्कर्ष प्राप्त करने के लिए, पढ़ने के लिए, चर्चा करने के लिए और गंभीर चिंतन के लिए और तर्क वितर्क करने के लिए, विचार देने के लिए छात्रों को बुलाया जाता है, ठीक है। तो इसे क्या कहा जाता है, क्या इसे गंभीर चिंतन कहा जाएगा, तो गंभीर चिंतन भी नहीं कहा जाएगा क्योंकि गंभीर चिंतन की यहाँ पर कोई बात नहीं हो रही है। डी ऑप्शन है आदान प्रदान, कि इसे इंटरेक्शन कहा जाएगा, आदान प्रदान कहा जाएगा। तो इसमें देखिए ना तो आदान प्रदान की भी बात नहीं हो रही है, ना तो आदान हो रहा है ना ही प्रदान हो रहा है, क्योंकि शिक्षिका या शिक्षक ने जो किस लिए बुलाया है, शिक्षित निष्कर्ष जो है प्राप्त करने के लिए, ठीक है,
और जो चर्चा है वो करने के लिए और पढ़ने के लिए, चिंतन के लिए, तर्क वितर्क करने के लिए, इन सभी के लिए बुलाया है। तो आंसर कौन सा होगा? आंसर जो होगा यहाँ पर बी वाला ऑप्शन ही होगा, समीक्षात्मक शिक्षण प्रविधि। ठीक है, यानी कि ये थोड़ी सी क्या होगी, ये जो है कठोर जो है शिक्षण प्रविधि होगी। कठोर क्या होगी, जो है थोड़ा शिक्षण की जो विधि है कैसी होगी, थोड़ा कठोर होगी, क्योंकि इसमें जो है कई सारी बातें क्या हैं वो शामिल हैं। ठीक है, जो कि थोड़ा क्या है कठिन है। तो ये क्या होगी, इसे क्या कहा जाएगा? समीक्षात्मक शिक्षण प्रविधि, यानी कि क्रिटिकल पेडागोजी। तो आंसर कौन सा होगा? बी वाला ऑप्शन होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58। तो देखिए 58 क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, विशिष्ट शिक्षणाधिगम प्रक्रिया को कार्यान्वित करने के लिए शिक्षक को कक्षा में यत जो करोति करता है तत् उसे कथ्यते कहा जाता है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, विशेष शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया को कार्यान्वित करने के लिए शिक्षक कक्षा में जो करता है उसे कहा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन इसमें है अभिगमा, अप्रोच। अभिगमा का अर्थ होता है उपागम। सेकंड ऑप्शन है पद्धति, ठीक है, यानी मेथड्स। सी ऑप्शन है इसमें कौशलम यानी टेक्निक्स, और डी ऑप्शन है परिक्रमा यानी प्रोसेस यानी प्रक्रिया। तो सही आंसर इसमें कौन सा है? तो देखिए क्वेश्चन आपने समझ लिया है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि विशेष शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया, ठीक है, तो विशेष शिक्षण की जो अधिगम प्रक्रिया है वो किससे कार्यान्वित होगी? तो किससे कार्यान्वित होगी? वो होगी कौशलों से। ठीक है, जो भाषा के जो कौशल हैं चारों, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, ठीक है, इससे क्या होगी, जो विशेष शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है वो कार्यान्वित होगी। ठीक है, तो आंसर कौन सा होगा? सी वाला ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59 क्वेश्चन है, चौथी कक्षा की शिक्षिका ज्योति छात्रों को श्रवण कौशलस्य सुनने कौशल का मूल्यांकन करोति करती है। चौथी कक्षा की शिक्षिका ज्योति छात्रों के सुनने कौशल का मूल्यांकन करती है। श्रवण कौशल परीक्षणार्थम सुनना कौशल की परीक्षण के लिए अधोलिखितेषु कस्य निम्नलिखित में से किस कार्य की न्यूनतम उपयोगिता वर्तते? न्यूनतम यानी कम से कम उपयोगिता है। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा कि चौथी कक्षा की शिक्षिका ज्योति छात्रों का जो सुनना कौशल है उसका मूल्यांकन करना चाहती है, उसका मूल्यांकन कर रही है। तो सुनना कौशल के परीक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कार्य जो है कम उपयोगी होगा? ठीक है, कम की यहाँ पर बात की जा रही है, न्यूनतम की सबसे कम कौन सा उपयोगी होगा। तीन तो यहाँ पर ऐसे हैं कि जो ज़्यादा उपयोगी हैं, ठीक है, जो ज़रूरी हैं, लेकिन एक इसमें ऐसा है कि जो बहुत ही कम उपयोगी है सुनना कौशल के मूल्यांकन के लिए। तो अब देखते हैं ऑप्शनों को। पहला ऑप्शन है एकस्य कथाया श्रवणम कृत्वा तस्याम घटितानाम घटनानाम योग्य क्रमेण उल्लेख है। पहला ऑप्शन है कि एक कथा को सुनकर के उसमें जो घटित घटनाएं हैं उनका योग क्रम से उल्लेख। तो देखिए, जब कोई भी शिक्षिका, जैसे मतलब ज्योति ये शिक्षिका है, छात्रों क्या करें, सुनना कौशल का मूल्यांकन कर रही है। ठीक है, तो सुनना कौशल के परीक्षण के लिए इनमें कौन सा क्या है सबसे कम उपयोगी है? तो क्वेश्चन में ये पूछा गया है। तो देखिए हम बात करते हैं पहले ऑप्शन की कि एक कथा को सुन करके उसमें जो घटी हुई घटनाएं हैं उनका योग क्रम से उल्लेख। तो ये तो क्या है, ये तो सुनना कौशल के लिए जो क्या है बहुत ही उपयोगी है। ठीक है, ये तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया, क्योंकि कोई कथा है, एक कथा है, उसको सुना करके उसमें जो घटी हुई जो घटनाएं हैं उनको क्या कर रही है, फिर योग क्रम से उनका क्या होना उल्लेख। ठीक है, तो ये तो क्या है, ये जो है एक इम्पोर्टेंट यानी कि उपयोगी है। ठीक है, सुनना कौशल मूल्यांकन के लिए महत्वपूर्ण है, तो इसलिए पहला आंसर नहीं होगा। ठीक है, अब देखते हैं बी वाला, वार्तालापम श्रुत्वा सारांश ग्रहणम, कि वार्तालाप यानी बातचीत को सुनकर सारांश ग्रहण करना। तो देखिए जो बी वाला ऑप्शन है ये भी उपयुक्त होगा, क्योंकि बातचीत को सुनकर, ठीक है, सारांश ग्रहण करना, ये भी क्या है, ये एक उपयोगी होता है। ठीक है, ये भी क्या है, एक उपयोगी होगा सुनने के लिए, सुनना कौशल मूल्यांकन के लिए। ठीक है, क्योंकि बातचीत को सुनकर क्या किया जा रहा है, सारांश ग्रहण किया जा रहा है कि आखिर इसका सारांश है क्या। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन में एकम गानम श्रुत्वा विषय बोध है, कि एक गान यानी एक गीत को सुनकर विषय का बोध, विषय का ज्ञान या विषय की समझ। तो देखिए एक गीत को सुनकर और फिर उस पर जो अपनी समझ बनाने के लिए भी क्या करना पड़ेगा, उसके लिए जो सुनना कौशल है वो क्या हो जाएगा, वो जो है उपयोगी हो जाएगा, मतलब सुनना कौशल के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें बात किसी की जा रही है, एक गीत को सुन करके विषय के समझ की बात यहाँ पर की जा रही है, विषय के बोध की बात यहाँ पर की जा रही है, कि एक गीत को सुनकर विषय का बोध, कि उस विषय का जो है जानना,
गीत को सुन करके जो भी विषय है। अब देखते हैं डी ऑप्शन की वेतार यंत्र। वेतार यंत्र का मतलब होता है रेडियो। चलती क्रिकेट व्याख्यानम की रेडियो के द्वारा चलते हुए क्रिकेट के व्याख्यान को श्रुत्वा सुनकर अवगमनम समझना। तो इसमें जो सबसे कम उपयुक्त है वो डी वाला ही होगा कि रेडियो के द्वारा चलते हुए क्रिकेट के व्याख्यान को सुनकर जो है समझना। आप जानते हैं कि जो कमेंट्री होती है, ठीक है, कमेंट्री की बात इसमें यहाँ पर की जा रही है, ठीक है, कि रेडियो के द्वारा जो चलते हुए क्रिकेट का व्याख्यान है, जब मैच हो रहा होता है उसमें, तो आप सभी जानते हैं कि उसमें जो इतना ज़्यादा जो है समझने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। उसमें जो है आपको जो है ऐसे ही पता लग जाता है कि भाई अब इतना कितना स्कोर हो गया है, कौन कौन जो है आउट हो गया है, इतना मतलब गंभीर चिंतन नहीं करना पड़ता है, इतने जो है समझना नहीं पड़ता है। तो सबसे कम उपयोगी कौन सा होगा, तो यही वाला होगा कि रेडियो के द्वारा जो चलता हुआ क्रिकेट है उसका व्याख्यान को सुनकर जो है उसको समझना। इसे तो कोई भी समझ लेता है ना, जो अनपढ़ लोग हैं वो भी इसको समझ लेते हैं रेडियो के द्वारा, ठीक है, कि भाई कितना स्कोर है, कौन जीत गया, कौन हार गया। तो डी वाला ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। तो सबसे कम उपयुक्त कौन सा होगा, डी वाला ही होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन आपने समझा था, ठीक है। एक बार फिर से क्वेश्चन को देख लीजिए। देखिए तो क्वेश्चन था कि चौथी कक्षा की शिक्षिका ज्योति छात्रों के सुनना कौशल का मूल्यांकन करती है। सुनना कौशल के परीक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन से कार्य की जो न्यूनतम है, यानी कि कौन सा कार्य जो सबसे कम उपयोगी है। तो पहला ऑप्शन था कि एक जो कथा है उसको सुनकर के उसमें जो घटित जो घटनाएं हैं उनका योग क्रम से उल्लेख। तो ये तो क्या होगा, एक महत्वपूर्ण होगा सुनना कौशल के लिए, ठीक है। तो पहला तो आंसर इसलिए होगा नहीं, बी वाला है कि वार्तालाप को सुनकर सारांश ग्रहण करना, ठीक है। तो बातचीत को सुनकर के सारांश ग्रहण करने के लिए भी जो है जो सुनना कौशल है वो क्या हो जाएगा, वो इम्पोर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। सुनना कौशल के लिए क्या हो जाएगा, वो जो है इम्पोर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं सी वाला ऑप्शन। तो सी में एक गीत को सुनकर के विषय का बोध, कि एक गीत को सुना और फिर जो है उसका जो विषय है उसको समझा। तो ये भी क्या होगा, एक महत्वपूर्ण होगा, ठीक है, सुनना कौशल के लिए। लेकिन जो रेडियो के द्वारा चलता हुआ क्रिकेट है उसके व्याख्यान को सुनकर समझना, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो डी वाला आंसर यहाँ पर हो जाता है। आइए देखते हैं 60 क्वेश्चन में पूछा गया है, यदा विद्यार्थिना, जब विद्यार्थी पूरक पठन सामग्रीषु, पूरक पठन सामग्री में से एकाम एक लघु कथाम पठन्ति, एक लघु कथा यानी छोटी कथा पढ़ते हैं, तदा तब ते वे, ठीक है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है जब विद्यार्थी पूरक पठन सामग्री यानी कि जो पढ़ने की जो सामग्री होती है उसमें से एक लघु यानी छोटी कथा पढ़ते हैं तब वे, फर्स्ट ऑप्शन है पठितांशे यानी कि पठित अंश में या पढ़े हुए भाग में प्रत्येक शब्द से शब्द का अर्थ ज्ञानम कुर्यु, अर्थ ज्ञान जो है उन्हें करना चाहिए। सेकंड ऑप्शन है आनंदानुभूति अर्थम पठेयु, कि आनंद की अनुभूति के लिए या आनंद अनुभव करने के लिए पढ़ना चाहिए। सी ऑप्शन है कठिन शब्दानाम वर्तनी ज्ञानार्थम पठेयु, कठिन शब्दों के वर्तनी के ज्ञान के लिए पढ़ना चाहिए। और डी ऑप्शन है लेखन कौशल से विकासार्थम पठेयु, कि लिखना कौशल के विकास के लिए पढ़ना चाहिए। अब इसमें से आंसर कौन सा होगा, तो देखिए हम बात करते हैं पहले ऑप्शन की, कि पढ़ा हुआ जो अंश है, पढ़ा हुआ जो भाग है उसमें प्रत्येक शब्द का अर्थ ज्ञान करना चाहिए। तो देखिए कि विद्यार्थी के लिए ये संभव नहीं है कि वो जो पाठ है उसका प्रत्येक अंश को पढ़ करके उसके प्रत्येक शब्द का जो है वो अर्थ जान सके। ऐसा नहीं है कि वो अपना आप ही जो प्रत्येक पाठ का जो अंश है उसको समझ सकता है, ठीक है, जान सकता है, क्योंकि उसे शिक्षक की आवश्यकता जरूर पड़ती है समझने के लिए। तो पहला ऑप्शन तो इसलिए नहीं होगा कि पाठ का जो अंश है उसमें प्रत्येक जो शब्द है उसका अर्थ का जो ज्ञान है उसके लिए। सेकंड ऑप्शन यदि हम देखते हैं कि आनंद की अनुभूति के लिए पढ़ना चाहिए। अभी इसको देखते हैं ये आंसर जो सही हो सकता है, इसको अभी छोड़ देते हैं। सी ऑप्शन देखें कि कठिन शब्दों के वर्तनी के ज्ञान के लिए पढ़ना चाहिए, तो सी वाला भी नहीं होगा, कठिन शब्दों के वर्तनी के ज्ञान के लिए, ठीक है। और यहाँ पर देखते हैं डी ऑप्शन की लेखन कौशल से विकासार्थम पठेयु, की लिखना कौशल के विकास के लिए। तो देखिए लिखने की तो यहाँ पर कोई बात हो ही नहीं रही है, तो आंसर कौन सा होगा, बी ही आंसर यहाँ पर होगा। आनंद की अनुभूति के लिए जो है क्या करना, पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो जो विद्यार्थी हैं वे एक लघु जो कविता है, छोटी कविता कहानी, वो किसके लिए पढ़ रहे हैं, आनंद की अनुभूति के लिए पढ़ रहे हैं। और आप सभी जानते हैं कि जो कथा होती है, छोटी छोटी कथा है, उन्हें जो विद्यार्थी हैं किस लिए पढ़ते हैं, आनंद के लिए पढ़ते हैं, आनंद अनुभव करने के लिए पढ़ते हैं। तो आंसर कौन सा होगा, इसलिए बी वाला ऑप्शन होगा, ठीक है, कि आनंद की अनुभूति के लिए वो क्या करते हैं, पढ़ते हैं। तो आंसर बी हो जाएगा। तो ये थी आज की क्लास। आपको हमारी आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों मिलता हूँ मैं आपको ऐसी ही एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, और अपना ख्याल रखिए।